गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी जो ट्रायम्फ सीरीज है वो हमने यूपी एलटी के साथ यूपी पीजीटी का मिक्स करा है। मतलब जो यूपी पीजीटी के राइटर्स हैं और जो एलटी में कॉमन है, क्योंकि पीजीटी का पेपर अब अक्टूबर में है, तो इसमें हमने शेले, कीट्स, आर्नल्ड और टेनिसन लिए हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को, अभी आप लोग स्किप मत करिएगा, मैं आप लोगों को ये चीज जो है वो दिखाना चाहूंगी। आज DSSB का पेपर हुआ। ओह यस, ओ बहन, जो तुम आई एम द नार्सिसिस्ट ऑफ माई वर्ल्ड, बहन सुन लेना, बहन या भाई या जो भी तुम हो। देखो यार, मैंने कल भी एक बात कही थी कि जिसको मेरी बुराई करनी है ना, मेरे चैनल पे कर रहे हो करो, लेकिन इस पे तो चैनल पे वैसे ही इतने लोग आते नहीं है देखने के लिए, तो ढेर मेरी बुराई जो करनी है ये फ्रस्ट्रेटेड लोगों को टेलीग्राम चैनल्स पे जाकर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जाके करो। अरे इस बहाने बदनाम होंगे तो क्या नाम ना हो, कम से कम लोग स्वाति शर्मा को देखने तो आएंगे। ठीक है, तो कल एक कमेंट आया, पता नहीं कौन से एक अकाउंट से, कि नार्सिसिस्ट ऑफ अ ओन वर्ल्ड। तो भैया नार्सिसियस जो है वो बहुत सुंदर यूथ था जो अपनी छवि को देखकर अपने पे मोहित हो गया था। तो ठीक है, तो मैं अगर नार्सिसियस हूं तो मेरा जो प्रतिबिंब है ना वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और मैं उन्हें देखकर वाकई बहुत मोहित होती हूँ। और नार्सिसियस होने के लिए अपने आप में कुछ होना भी तो पड़ता है। पैथेटिक लोगों का थोड़ी ना कुछ होता, जो दिमाग से भी पैथेटिक और वैसे भी पैथेटिक। तुम काय बात के नार्सिसियस बनोगे, और यूट्यूब खोल के देखो तो पता नहीं कितने बड़े बड़े नार्सिस जो है नार्सिस्ट हैं। तो मैंने भाई, मैं अपने बारे में तो बोल ही नहीं रही, मुझे मैंने जो जिंदगी में अचीव करा वो बात तो चलिए ठीक है हो गई। अचीवमेंट तो वो होता है कि जब तुम्हारा प्रतिबिंब यानी कि तुम्हारे स्टूडेंट्स कुछ अचीव करते हैं। और ये देखो, आज DSSB का पेपर देके जो स्टूडेंट्स आए हैं, इन्होंने अब ये, अगर स्टूडेंट्स की खुशी से आप नार्सिसिस्ट फील करते हैं तो हाँ हूं मैं नार्सिसिस्ट, और बहुत नौटंकी कर रही हूं, पता है मुझे। ठीक है, एटीट्यूड दिख रहा होगा ना, कोई बात नहीं भाई, खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स ये मैसेज देते हैं। आपने इतना सब सिखाया है, थैंक यू तो मेरी तरफ से होगा हमेशा। आपने इस लायक बना दिया कि फर्स्ट एग्जाम में लगा कि मैंने ये सब नाम जाने हुए हैं। थैंक यू, बहुत छोटा है मैम आपकी मेहनत के लिए, लव यू गुरु मैया। ये आज DSSB का पेपर देकर आए तो ऑब्वियसली जो होते हैं ना, उनके दिल के जो उद्गार होते हैं। एक यहाँ पर मेरी स्टूडेंट ने लिखा है, DSSB में आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आए गुरुमा। मेरे बच्चे मुझे गुरुमा बोलते हैं। मैम जी नमस्ते, मैम जी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आए हैं। शकुंतलम से, वेटिंग फॉर गोडॉट से बहुत सारे क्वेश्चन थे, इंडियन राइटर से भी काफ़ी थे, अनटचेबल से भी थे। इसके बाद यहाँ पर है, मैम गुड इवनिंग, आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज DSSB का पेपर दिया, पेपर सेकंड 90%। भाई कोई सोचे ये ना कह कह के लिखवाती होगी। अरे भैया, अगर स्टूडेंट्स को ना लिखना, पेपर हो गया एक बार उनका, वो मेरी क्यों सुनेंगे, मुझे ये बता दो, क्यों सुनेंगे मेरी? अब तो उनका पेपर भी हो लिया, सोच अपने आप सोच के देखो, किसी का पेपर हो लिया, उसका काम निकल गया, तो वो मुझे क्यों मेरी तारीफ करेगा? वो ये क्यों नहीं कह देगा मैं तो इससे पढ़ा उससे पढ़ा, उसको क्या जरूरत पड़ रही है वो मेरी तारीफ करे, मैं उससे कह के लिखवाऊं? ये व्हाट्सएप पे आया 90% आपका ही पढ़ाया हुआ है, हो सकता है भाई 90% ना आया हो, उससे कम ही आया हो। इट्स जस्ट मी, पेपर फर्स्ट में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, बाकी जैसा आपने पढ़ाया था वैसा ही था पेपर। एंड मैम मुझे UPLT का बैच लेना है तो एड्रेस चेंज करना है। अब चलो इसका UPLT का बैच लेने का मन है, भाई देखो DSSB का हमने किसी, अब मैंने उसको ना धीरे से कहा ऐसा कर तू UPLT का बैच भी ले ले, मैं तुझे इसमें डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट ना देती मैं किसी भी चीज में, ठीक है? जिस स्टूडेंट को जो है ना वो लग रहा है ना कि उसको चीजें जो है वो करनी है वो करेंगे। और मैंने फिर कहा कि मेरे स्टूडेंट्स मेरा रिफ्लेक्शन है, और अगर मैं अपने उस रिफ्लेक्शन को देख के खुश होती हूं तो हाँ मैं हूं नार्सिसिस्ट, और बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट हूं। ये एक बच्चा है मेरा, ये नॉन लिटरेचर बैकग्राउंड का, मतलब इसने लिटरेचर एज सच ऐसे नहीं पढ़ी थी। तो उसने लिखा है कि पार्ट 1 में मैंने 93 करे हैं, पार्ट सेकंड में 82 क्वेश्चंस हुए हैं। ईच क्वेश्चन केम फ्रॉम योर क्लास एंड योर प्रैक्टिस बैच। ये DSSB है, बस आपकी क्लास को अच्छे से सुनना ही काफी है। तो मैंने यहाँ मैसेज लिखा, तो जो डेविएट हो रहे थे दूसरी क्लासेस देखकर, अच्छा हुआ ना रुक गए। इसने कहा था मैं ये जो विभिन्न मैराथन चलाई हुई हैं वो 24 के बाद, वो मैं देख रहा हूँ जो लोगों ने 24 के बाद चलानी शुरू करी थी। तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगी कि भाई मेरा जो इस समय जो कंसर्न है वो ये है आप लोगों के लिए कि भाई देखो, मेरे चैनल पे आते हैं लोग, सब्सक्राइब भी नहीं करते, देखने आते हैं कि पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही है, देख लेते हैं। अब जो इस तरीके के कमेंट करके जाते हैं, देखो भैया ऐसा है कि जिस चैनल पे वो जिस चीज को आप गली गली घूमते हैं,
जहां आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता होगा तभी तो आप देखते भी हैं भाई, रुक के देख रहे हो। अब मेरी आदत है, अगर मैं कोई चीज़ देख रही हूँ मुझे पसंद नहीं आती, मैं कमेंट वमेंट नहीं करती, लेकिन वो गलत चीज़ है ना भाई, सामने वाले को पता तो चलना चाहिए कि यार तुझमें कुछ बात है, तभी तो हम तुझसे चिढ़ रहे हैं। तेरे चैनल को देखेंगे, अगर अगर वैसे तो जो इस तरीके के उनका वो जो गली गली भटकते हैं उनका मैं क्या ही कहूँ, लेकिन तारीफ नहीं कर सकते। और मैं तो कह रही हूँ भैया, ये वाली बुराई ना मेरे चैनल पे इतना ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। ये वाली जो बुराइयां और ये सब है ना, नार्सिस्ट है, रूड है, ये है वो है, विभिन्न ज़्यादा जाके ना व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और उस पे करो, कम से कम लोग इस बहाने से चैनल पे आके या कंटेंट तो देखेंगे। और कौन सा लोगों को मुझसे जो है ना भाई, मेरे से जो है उनको पढ़ना है, उनको अपना एग्जाम निकालना है, दैट इज द ओनली थिंग भाई। नॉलेज जो है तो जो थोड़ी बहुत भगवान ने दे रखी है वो पास ऑन करनी है अपने स्टूडेंट्स को, तो कुछ वो भगवान की ब्लेसिंग से और मेरे दिखाए हुए दिशा निर्देश से अगर वो जिंदगी में कुछ बन जाते हैं, बस इतना ही चाहिए। कंटेंट देखने बहाने आएंगे तो सही बहन, करो, मगर करो कहाँ, यहाँ पे तो इस पे तो इतना लोग ही नहीं आते। और तुमने कौन सा सब्सक्राइब कर रखा है भाई? देखो ऐसा है, आज मेरे हस्बैंड ने ये टैगलाइन लगाई है, कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। ऐसा है, ये भी ऐसी वो लगाते हैं, बिल्कुल नार्सिस्ट ही बना देते हैं मेरे को। ठीक है, तो भैया मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुश होकर पेपर दे के आते हैं। देखिए, हम ये तो नहीं कहते कि इस इंग्लिश सूत्रा में आके ही आप जो है सब कुछ कर लेंगे। बात ये है कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप अपना फ्रस्ट्रेशन ना, एक अदर सोशल मीडिया जो होती है ना आजकल लोगों के लिए कि सिर्फ और सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का होगा। अरे मुझे एक बात बताओ बहन या भाई, जो भी तुम फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन से मेरी सेहत पे क्या असर पड़ा? मैं तो उसे कह रही हूँ, मैं तो आपदा में अवसर देखने वालों में से हूँ। मैं तो कहती हूँ कि भैया मेरे चैनल पे इतने लोग नहीं आते, तो मेरा जो बैड बिहेवियर तुम्हें लग रहा है, मैं जो इतनी खराब इंसान हूँ जो तुम्हें लग रहा है, वो तुम जो है ना, जैसे ओड टू वेस्ट विंड में शैले ने कहा है ना, फैला दो मेरे विचारों को वेस्ट विंड, जैसे कि बुझी हुई जो है एक ऐसे अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ की तरह फैला दो। मैं भी कहती हूँ फैला दो मेरी बुराई को, कम से कम इस बहाने लोग तो देखेंगे कि देख तो ले इस इंसान को, ठीक है। वरना तो बात ये होती है कि अब क्या कह सकते हैं, हमारे से वो भी लेंगे, फायदा भी लेंगे और बुराई भी करेंगे। करो बुराई करो तो करना, और बुराई कहाँ करो? विभिन्न चैनल्स पे करो, है ना। विभिन्न चैनल्स पे जाके करोगे तो भी लोग देखने के लिए आएंगे मुझे। जैसे तुम लिखोगे ना इंग्लिश सूत्रा वाली मैडम बड़ी बदतमीज है, तो कम से कम इंग्लिश सूत्रा को लोग देखने तो आएंगे। और जैसे तुम विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जाकर कहोगे तो भी लोग इंग्लिश सूत्रा को देखने आएंगे। तो करो ना यार, प्लीज करो प्लीज। अब बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, तो करो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आके कोई फायदा नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें ही पता चल रहा है, और जो हमारे जो अच्छे जो मेरे से प्यार करने वाले स्टूडेंट्स हैं केवल उन्हें पता चल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। चलो अब हो गई बातचीत हमारी। आज मैंने जैसे आपसे कहा था कि कीट्स, शैले, टेनिसन एंड आर्नल्ड के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ये बेसिकली यूपी पीजीटी और यूपी एलटी के, क्योंकि अक्टूबर में पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीट्स आइडिया ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी रेफर्स टू द एंड्योरेंस ऑफ सफरिंग विद पोएटिक डिटैचमेंट। देखो कीट्स का एक आइडिया है नेगेटिव कैपेबिलिटी का, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी तो लोगों के दिमाग में आता है कि कुछ नकारात्मक। नेगेटिव कैपेबिलिटी का ये मतलब नहीं होता। द एंड्योरेंस ऑफ सफरिंग विद पोएटिक डिटैचमेंट, द पोएट्स प्रोफेटिक विजन, द एबिलिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज विदाउट इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट और रीजन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंसरी ब्यूटी इनटू मॉरल विजन। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव जो कैपेबिलिटी कीट्स की है उसका मतलब है दैट इज द एबिलिटी टू रिमेन, कि जब एक पोएट के अंदर वो एबिलिटी होती है जो वो मानते थे वो उनके खुद के अंदर है, और वो विलियम शेक्सपियर के अंदर है। ये भी बहुत बड़े नार्सिस्ट थे, ये मानते थे मेरे अंदर ये एबिलिटी है। क्या होती है ये एबिलिटी? ये एबिलिटी वो होती है कि जब पोएट, जब पढ़ने वाले को ये यकीन दिला दे कि वॉट एवर यू आर स्टडिंग, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप उस रीजन के पीछे मत भागिए, लॉजिक के पीछे मत भागिए, केवल जो चीज चल रही है उस पर यकीन कर लीजिए। ये उनके अलावा किसमें था? ये विलियम शेक्सपियर में वो मानते थे, जॉन कीट्स। तो ये उन्होंने जो है कि आप अगर कोई वर्क पढ़ रहे हैं तो उस वर्क को आप जो है उसको
उसमें लॉजिक मत ढूंढिए। तो ये कीट्स का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which critic argued that the dictum beauty is truth, truth beauty in Ode on a Grecian Urn reveals Keats' unresolved paradox। तो देखो बात ये होती है, कीट्स ने Ode on a Grecian Urn पे कहा है कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, एस्थेटिसिज्म पे बताया है। तो उन्होंने ये पैराडॉक्स है कि सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। तो ये जो है ना, एक पैराडॉक्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज को जब आप कहते हैं तो वो देखने में लगता है कि नहीं नहीं इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई छिपी होती है। सत्य ही सुंदर है, सुंदरता ही सत्य है। तो कहते हैं ना कि सत्य तो कड़वा होता है, सत्य सुंदर नहीं होता है, और सुंदरता वो तो जो है क्षणिक होती है, तो वो सुंदर कैसे हो सकती है। तो कहने का मतलब है वट एवर इज ट्रू, जो चीज झूठ बहुत लंबे समय तक वो नहीं, जो सुंदर है वो सत्य है। इट मीन्स कि जो वट एवर इज प्लीजिंग टू योर आईज, वट एवर टचेज योर इनर सेल्फ, दैट इज ट्रू, वो सच है, वही सच है। तो सच को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। और ये किसने कहा है? एफ.आर. लीविस ने। ये चीज जो कही गई है ये एफ.आर. लीविस के द्वारा जो है वो कहा गया है, ठीक है। एफ.आर. लीविस के द्वारा ये उन्होंने बोला है ये वाला। इन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कीट्स ब्लेंड्स एलिगरी, medieval legend with sensuous imagery, mythological epic with tragedy, gothic terror with religious allegory। देखो भाई, ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जो ये पोयम वो पोयम है जो कीट्स की ना रोमियो एंड जूलियट का की याद दिलाती है। आप याद रखिएगा, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा याद रह जाती हैं। रोमियो एंड जूलियट की याद दिलाती है, बस इसकी एंडिंग अच्छी है, रोमियो एंड जूलियट की एंडिंग अच्छी नहीं थी। तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस प्योर सेंसुअस पोयम है, और इसमें उन्होंने मेडिवल लेजेंड को सेंसुअस इमेजरी के साथ मिक्स कर दिया है, पोरफायरो और मेडलिन की कहानी। द थीम ऑफ लाइफ इन डेथ एंड डेथ इन लाइफ इज सेंट्रल टू हाइपीरियन, ला बेला देमसांस मर्सी, एंडीमियन या इजाबेल। लाइफ इन डेथ, डेथ इन लाइफ, ठीक है। लाइफ इन डेथ एंड डेथ इन लाइफ, इसका मतलब ये होता है कि मृत्यु में ही जिंदगी है और जिंदगी में ही मृत्यु है। ये कीट्स का लिटरेरी बैलेड है, दैट इज ला बेले देमसांस मर्सी, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाउ अ नाइट इज एंट्रैप्ड बाय द बीविचिंग ब्यूटी ऑफ अ वुमन एंड हाउ शी लेफ्ट हिम इन अ डेसोलेटेड आइलैंड, और वो जो है अब मरने के लिए रह गया। तो ये था आपका, दैट इज ला बेला देमसांस, ये कीट्स का लिटरेरी बैलेड है। द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्ड्स, ये आप सबने पढ़ भी रखा होगा। कीट्स जो हैं वो मिल्टन से बहुत प्रभावित थे। तो मिल्टन से प्रभावित होकर उन्होंने एक एपिक लिखने की कोशिश करी थी, बट ही लेफ्ट इन बिटवीन, क्योंकि उनका मानना था कि मैंने बहुत ज़्यादा मिल्टॉनिक इन्वर्जन्स यूज़ कर लिए हैं। और वो कीट्स का कौन सा वर्क है? दैट इज हाइपीरियन। हाइपीरियन ये अधूरा ही है। इन ओड टू नाइटिंगेल द बर्ड सॉन्ग रिप्रेजेंट्स। ओड टू नाइटिंगेल अगर आपने पोयम पढ़ी है तो जो उनका बर्ड का सॉन्ग क्या रिप्रेजेंट करता है? द परमानेंस ऑफ आर्ट against human transient, the futility of hope, the tragic beauty of human fate, the inevitability of जो है ओड टू नाइटिंगेल का। वैसे एक बात बताऊं, ये ओड टू नाइटिंगेल में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये क्वेश्चन ना ओड टू अ नाइटिंगेल से ज्यादा ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पे सही बैठता है, क्योंकि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की ही ये थीम है कि जिसमें जो है वो कहते हैं कि जो लवर्स हैं वो अर्न पर काव हो गए हैं तो वो परमानेंट हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर वहाँ पर जो पेड़ हैं वो हमेशा हरे हैं तो वो हरे ही रहेंगे। तो ये ओड टू नाइटिंगेल का नहीं है, ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न का है, और इसमें है द परमानेंस ऑफ आर्ट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रांजियंस, द परमानेंस ऑफ आर्ट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रांजियंस। चैम्बर ऑफ मेडन थॉट्स सिग्निफाइज कीट्स। चैम्बर ऑफ मेडन थॉट्स, transition from joy to suffering in poetic imagination, exploration of Christian symbolism, progression from innocence to experience in thought, romantic reconciliation of beauty and truth। Chamber of Maiden Thought जो इनका ये एक मेटाफर है, वो उन्होंने यूज किया है कि जब हम इनोसेंस से
एक एक्सपीरियंस की उसमें स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो वो है प्रोग्रेशन फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस। कीट्स कैमिलियन, कीट्स के लिए ना कैमिलियन पोएट का वर्ड यूज करा जाता है। कैमिलियन का क्या मतलब होता है? गिरगिट। तो ये कोई नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता कि क्या है कैमिलियन पोएट, उन्हें कहते हैं क्या? अ सेल्फ एफिशिएंट पोएट, द पोएट आर द प्रॉफिट, अ सैटारिकल पोएट, अ हीरोइक पोएट, अ सेल्फ एफेसिंग पोएट हु अज्यूम्स ऑल आइडेंटिटीज। कैमिलियन का मतलब, कैमिलियन क्या करता है? वो समयानुसार चीजों को देखकर अपना आप को बदल लेता है। इन द सेम वे एक कैमिलियन पोएट वो होता है कि जो सारी आइडेंटिटीज ले लेता है। उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं दिखती है, जो सारी आइडेंटिटीज को ले लेता है। सो द आंसर इज ए। In his defense of poetry, Shelley defines poets as legislators of divine morality, the unacknowledged legislators of the world, the guardians of tradition, the critics of man. Defense of poetry जो शेले का वर्क है, जिसमें उन्होंने भाई पोइट्री को डिफेंड करा है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, पोएट्स को कैसे डिफाइन किया है? द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा है कि पोएट्स जो होते हैं ना, उन्हें कोई मानता नहीं है, उनकी बुराई करता है, बट दे आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। और मैं ये कहती हूँ कि जब आप किसी की बुराई करते हैं ना, तो वो इंसान आपके दिमाग में रहता है, वो आपके दिल में रहता है। और अगर आप, एक बात है, जैसे हम किसी की बुराई नहीं करते, मुझे अभी बताते बताते ये दिमाग में आया कि जो लोग बुराई करते हैं वो तो पता नहीं इतिहास में कहाँ पीछे छूट जाते हैं, और जो लोग बुराई करते हैं, आप जिसकी बुराई कर रहे हैं, आप सोचिए आप उसको कितना दिलो दिमाग में आपने बिठा रखा है। कुछ तो बात होगी उस इंसान के अंदर, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई पसंद आए या ना आए, हम तो नाम भी भूल जाते हैं, वो है कौन इंसान। हम उस पर कमेंट भी करने अपनी तौहीन समझते हैं। तो सोचो अगर आप किसी पे कमेंट कर रहे हो, आप किसी की बुराई कर रहे हो, आपने उसे कितना, आप कैसे कहते हैं ना, नफरत भी जो होता है वो प्यार के बराबर का ही जो है वो एक्सप्रेशन होता है। अगर आप किसी से नफरत करो ना, एक हद तक वो आप उसको कितना, आप किसी से प्यार करते हो तो सिर्फ दिल में रखते हो, और जब आप किसी से नफरत करते हो तो उल्टे सीधे कमेंट करते हो, तो आप उसे दिल और दिमाग दोनों में रखते हो। थैंक यू वेरी मच इतना नफरत करने के लिए कि दिल और दिमाग दोनों। मतलब आप ये सोचिए कि आपने मुझे कितना इंपॉर्टेंस दी, कितनी और मैं चाहूंगी प्लीज इस इंपॉर्टेंस को अन्य जगह भी फैलाएं। आपसे मैं तारीफ की उम्मीद नहीं करती हूं, मगर इस इंपॉर्टेंस को अन्य जगह भी फैलाएं प्लीज। इन ओड टू द वेस्ट विंड, द विंड इज इन्वोक्ड एज इन्वोकेशन। बाय ओड टू द वेस्ट विंड आप लोगों ने सभी ने आज DSSB के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में ओड टू द वेस्ट विंड से भी क्वेश्चन आए हैं। ओड टू द वेस्ट विंड में विंड को इन्वोक करा गया। इन्वोक करने का मतलब होता है आवाहन करना। विंड को कहा गया है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड, ऑक्सीमोरोन है, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। वेस्ट विंड को कंपेयर कराया गया है कि अगर पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा नहीं, तो दैट इज डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। कि पहले वो हरी जो सूखी पत्तियां हैं उन्हें वो गिराती है, फिर उन्हें वो लेकर जाती है, स्वीप करती है, उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। एन्चेंटर और वो घोस्ट से कंपेयर करा गया है। फिर उसके बाद वो उनको जो है बिछा देती है धरती पर, जिसमें जो वो एक तरीके से वो काम करती है, उनको उन सीड्स के लिए वो एक प्रोटेक्शन वॉल का काम करती है। जो सीड्स अभी अपनी अपनी जो है वो अपनी कब्रगाह में सो रहे हैं, और जब स्प्रिंग आता है तो वो सीड्स जो है वो स्प्राउट होते हैं। लेकिन उससे पहले उनके लिए एक जो प्रिजर्विंग जो एक वॉल है, एक सुरक्षा देने वाली जो एक लेयर है, वो कौन बनाती हैं? वो डेड लीव्स। तो डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। एडोनिस वॉज रिटन एज एन एलिजी फॉर, देखो एडोनिस जो एलिजी है ये पेस्टोरल एलिजी है, और ये शैले ने लिखी थी कीट्स के लिए। ऑल्दो मतलब कीट्स की डेथ तो कंजम्पशन की वजह से हुई थी, टीबी की वजह से, मगर ऐसा शैले का मानना था कि ही कुड नॉट विद होल्ड, मतलब वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाए, बोले थे ना बेचारे। और देखो आज उस क्रिटिसिज्म की वजह से कीट्स जो है वो भविष्य में अजर अमर हो गए। अब उनके क्रिटिक्स भी उनकी वजह से अमर हुए हैं। विलियम शेक्सपियर, अगर उनको ग्रीन जो है वो उनको एक उनके लिए एक ये डेरोगेटरी वर्ड्स यूज नहीं करते है ना, तो वो जो है फैक्टोटम ना बोलते उनको, उनके लिए जो है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ इट ना बोलते, तो क्या विलियम शेक्सपियर को वो पॉपुलैरिटी मिलती? सोचो जब उन्होंने बोला ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट,
तो लोग देखने तो गए कौन है ये शेक्सपियर, और फिर शेक्सपियर के अंदर इतनी काबिलियत थी, ये मेड पीपल फॉल इन लव विद हिम, समझ रहे हो ना आप? तो ये मेड पीपल फॉल इन लव विद हिम। और देखिए आज माना ग्रीन जो है वो बहुत ज्यादा वो भी एक बहुत अच्छे राइटर थे, पर जो एक लेमन से अगर आप पूछो जिन्होंने लिटरेचर पढ़ना शुरू करा है तो वो ग्रीन को जानते हैं कि उन्होंने शेक्सपियर पे कमेंट करा था ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट की वजह। उनके बारे में इतना नहीं भाई, जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है, लेकिन वही है ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। विलियम शेक्सपियर को एक जो वो चाहिए था, एक जिसे कहना चाहिए एक बूम जो चाहिए था वो मिला। और वैसे भी अगर आप देखते हैं कि आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती है ना वो बहुत काम करती है। कम से कम लोग आजकल, मैं भी एक मैंने अचानक से मेरे फेसबुक के फीड पे जो है ना जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से एक कंटेस्टेंट का लगातार नेगेटिव वो आने लगा। तो मैंने सोचा कौन है यार, इसको कभी सुना तो है नहीं, कौन है, इन्फ्लुएंसर है, मैंने भी उसको सर्च करा। ठीक है, तो बात ये होती है यही चीज है, ये किसी की तारीफ से वो इंसान इतना पॉपुलर नहीं होता, लेकिन अगर उसकी कोई नेगेटिव पॉइंट है और उसको उछाल दो तो कम से कम लोग आते हैं उसे देखने के लिए। और फिर उस इंसान के अंदर इतनी बात होनी चाहिए कि वो दूसरे को इंप्रेस कर ले। Which work of Shelley reflects his early political radicalism? देखिए इनमें से कौन सा वर्क है शेले का जो शेले के पॉलिटिकल रेडिकलिज्म को, पॉलिटिकल मतलब उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को बताता है। द सेंसिटिव प्लांट, क्वीन, द क्लाउड, क्वीन मैप, या द क्लाउड, या हिम टू इंटेलेक्चुअल। भैया देखो शेले ने शुरुआत में कच्ची पक्की सी पोयम लिखी थी क्वीन मैप, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि क्या किस प्रकार की जो व्यवस्था, यानी कि किसी देश में किस प्रकार की जो राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये जो है ये बताया था उन्होंने क्वीन मैप में। ठीक है, उसके बाद उनकी पोयम है द सेंट्रल कंसर्न ऑफ इसको मॉन्ट ब्लैंक, वैसे तो हम इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन इटालियन में मोबला बोला जाता है। द सेंट्रल कंसर्न ऑफ मॉन्ट ब्लैंक इज द ग्रेंजियर ऑफ क्लासिकल मिथ, द सबलाइम एंड ह्यूमन लिमिटेशन ऑफ परसीविंग नेचर, और फेथ इन डिवाइन प्रोविडेंस, हार्मनी बिटवीन आर्ट एंड साइंस। मैं आप लोगों को एक चीज बता रही हूं कि अगर आप शैले वगैरह सब पढ़ रहे हैं तो आप लोग इन वर्क्स को भी जरूर देखें। तो इसका आंसर है मॉन्ट ब्लैंक, जो उनका वर्क है उसमें सबलाइम एंड ह्यूमन लिमिटेशन इन परसीविंग कि ह्यूमन नेचर का, और सबलाइम एंड ह्यूमन लिमिटेशन इन परसीविंग नेचर, कि नेचर को जब हम लोग देखते हैं तो हमारी क्या लिमिट्स है। जो अगर आपने शैले की पोयम टू अ स्काईलार्क भी पढ़ी हो तो वो भी उन्होंने ट्रांसेंडेंस पर जो है वो लिखी है। द थीम ऑफ प्रोमैथ्यूज अनबाउंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज क्रिश्चियन रिडेम्पशन, मेलंकलिक डिस्पेयर, ये बहुत बढ़िया पोयम है उनकी। ट्रायम्फ ऑफ लव एंड, हालांकि ये ड्रामा है उनका, ट्रायम्फ ऑफ लव एंड इमेजिनेशन ओवर टायरनी, ये है उनका द ट्रायम्फ ऑफ लव एंड प्रोमैथ्यूज अनबाउंड की। The metaphor of the star in Adonis symbolizes immortality of poetic genius, cosmic insignificance of human life, transient beauty of youth, cyclical pattern of nature। ये है जब उन्होंने बोला एडोनिस में जो स्टार दिया तो उन्होंने यही कहा है कि पोएट्स कभी नहीं मरते, उनका वो हमेशा अपनी वर्सेस के माध्यम से जीवित रहते हैं। In To a Skylark, the bird is compared to, बहुत सारी सिमिलीज यूज करी हैं। To a Skylark बहुत प्यारी पोयम है, 21 स्टैंजास की, हर स्टैंजा 5 लाइन का है, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी ट्रांसेंडेंस बताती हुई बहुत सुंदर पोयम है। इसमें उन्होंने सभी से ही कंपेयर करा है वैसे तो, अ रोज, अ मेडन, अ पोएट, अ क्लाउड, अ स्पिरिट, अ स्टार, अ प्रॉफिट, अ फिलोसोफर, ड्रीमर, ग्लोवॉर्म, रोज। ये क्वेश्चन क्योंकि सभी से ही कंपेयर करा, ये जितनी भी सिमिलीज है सबसे कंपेयर करा, तो आप सिर्फ एक नहीं चुन सकते इसमें। टेनिसन्स यूलिसिस एम्बडीज विक्टोरियन कॉन्फिडेंस इन एक्सप्लोरेशन एंड क्वेस्ट, नॉस्टैल्जिया फॉर होमरिक एपिक वैल्यूज, सेटायर्स ऑन रेस्टलेस हीरोइज्म या रिलीजियस स्केप्टिज्म। देखो भैया टेनिसन का यूलिसिस के बारे में थोड़ा सा मैं, अगर आप लोग कहें तो मैं बता भी देती हूँ
क्योंकि टेनिसन की यूलिसिस का जो है आप लोगों को इस पोयम वो आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी। तो ये जो पोयम है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। टेनिसन की यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये दांते के इन्फर्नो कैंटो 26 से ली गई है। और इसमें ना वो बताता है कि नेवर एंडिंग पैशन फॉर एडवेंचर। यूलिसिस जो है वो द किंग ऑफ इथाका, और बहुत समय बाद वो अपने घर वापस लौट के आया है, बट ही डजंट लाइक इट। उसको पसंद नहीं आ रहा है कि वो लैक ऑफ एडवेंचर की वजह से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो जो है ये चाहता है कि वो बैक टू, चाहे वो बूढ़ा हो चुका है मगर वो चाहता है वो एडवेंचर वाली लाइफ जीना चाहता है। तो यूलिसिस जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें क्या बताया, विक्टोरियन कॉन्फिडेंस इन एक्सप्लोरेशन एंड क्वेस्ट, कि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते हैं, जितना ज़्यादा आप खोज करते हैं, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं। द फ्रेज नेचर इज रेड इन टूथ एंड क्लॉ इज फाउंड इन, ये भी टेनिसन का कहना है कि नेचर इज ऑल रेड इन टूथ एंड क्लॉ। ये उन्होंने कहा है, एक उनकी जो पर्सनल एलिजी है इन मेमोरियम में, और उसमें उन्होंने ये जो इन मेमोरियम उन्होंने लिखी थी ना, ये बेसिकली उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी। और क्वीन विक्टोरिया जो है उससे बहुत प्रभावित थी इस वर्क से। वो कहती थी कि बाइबल के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा उन्हें आत्मिक शांति मिलती है वो इन मेमोरियम में। इन मेमोरियम किसके लिए लिखी थी? इन मेमोरियम इन द मेमोरी ऑफ लिखा गया था, और ये उन्होंने अपने दोस्त आर्थर हॉलम के लिए लिखा था। ये सारे क्वेश्चन के जवाब तो आराम से दे देते हो। अब मुझे ये, मैं कहती हूँ भाई ये सारी चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं, सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार भी कर रखा है। इन आइडल्स ऑफ द किंग आर्थरियन लेजेंड इज रीशेप टू रिफ्लेक्ट, जो आइडल्स ऑफ द किंग्स है, आइडल्स का मतलब होता है कि एक जो बेसिकली जो पेस्टोरल लाइफ को बताते हुए हैं। तो आइडल्स ऑफ द किंग आर्थरियन लेजेंड, किंग आर्थर की कहानी को रीशेप करा गया है। मेडिवल वैल्यूज, विक्टोरियन आइडियल्स ऑफ मोरालिटी एंड नेशनहुड, सेलिब्रेशन ऑफ केल्टिक पेगनिज्म, क्रिश्चियन। किंग आर्थर जो है वो एक केल्टिक किंग थे, लेकिन किंग आर्थर की कहानियां रोमांस के तौर पे बहुत फेमस हैं। किंग आर्थर के जो लेजेंड को उन्होंने रीशेप करा है, वो क्यों करा है? जस्ट टू टेल विक्टोरियन आइडियल्स ऑफ मोरालिटी, क्योंकि विक्टोरियन एज जो है ना वो एक साधारण एज नहीं थी। रेशनलिज्म भी था, स्केप्टिसिज्म भी था, इसके साथ मतलब उनका विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज था। तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज जो 3 फील्ड्स में था, वो तीनों फील्ड्स को दिखाने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं वो टेनिसन है। और ये जो किंग आर्थर के लेजेंड को उन्होंने रीशेप करा ये दिखाने के लिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ आइडियल्स should be valued among the youth of or among the people of Victorian England. Which poem best dramatizes the conflict of science and faith? Actually Victorian compromise इन्हीं 3 fields में था, science and faith, conjugal relationship after marriage, and monarchy versus democracy। यही 3 फील्ड्स में विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज था। अब इसमें से साइंस एंड फेथ आपको किस में देखने को मिलता है? टिथोनस, यूलिसिस, इन मेमोरियम या मरियाना? बताइए किस में जो है वो आपको जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड फेथ देखने को मिलता है? देखिए आप लोगों ने अगर ये पोएम्स पढ़ रखी हैं तो आप ये बता सकते हैं, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी और थोड़ा सा अच्छे से ही बताना चाहूंगी। तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट कौन सी पोएम में आपको देखने के मिलता है? देखो ये जो इसका आंसर है दैट इज इन मेमोरियम। और ये पोएम उन्होंने, ये बेसिकली उन्होंने अपने दोस्त की मृत्यु पर लिखी थी। बहुत लंबा समय उन्होंने लिया था इस पोयम को लिखने के लिए। और ये पोयम जो है इट इज अ पर्सनल एलिजी, बट इट इज ऑल्सो अ मेडिटेशन ऑन विक्टोरियन रिलीजियस डाउट। इस पीरियड में बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी जिसने ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बिलीव्स को चैलेंज किया था। अगर टेनिसन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि टेनिसन ने एक क्वेश्चन इसमें पूछा भी है, इफ नेचर इज सो क्रूअल कैन वन स्टिल बिलीव इन अ बेनेवलेंट गॉड?
और एक इसकी 54 कैंटो 54 की बहुत फेमस लाइन है, सो केयरफुल ऑफ द टाइप बट नो फ्रॉम स्कार्प्ड क्लिफ एंड क्वेरीड स्टोन शी क्राइज 1000 टाइप्स आर गॉन आई केयर फॉर नथिंग ऑल शेल गो। तो ये जो है उन्होंने जियोलॉजिकल जो एविडेंस दिए हैं और उसमें वो बताना चाह रहे हैं कि मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि स्पीशीज पेरिश विदाउट डिवाइन कंसर्न, कि चीजें तो आती हैं और जाती हैं, खत्म होती रहती हैं, इसमें डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है, जो आया है वो जाएगा भी। तो यहां पर फेथ और साइंस में एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो दिखाया गया है, डाउट दिखाया है। द लोटस ईटर्स इज प्राइमरली अ स्टडी ऑफ, लोटस ईटर्स जो है वो कही जाती है कि यूलिसिस की सिस्टर पोएम जो है वो इसको बोला जाता है। तो इसमें जो है लोटस ईटर्स में क्या है, वियरीनेस ऑफ लाइफ, सटायर ऑन विक्टोरियन वर्क कल्चर, मिडिवल हीरोइज्म या पॉलिटिकल इनर्शिया। लोटस ईटर का मतलब ही होता है दोज हु वांट टू लिव देयर लाइफ लग्जूरियसली। तो लोटस ईटर्स जो है वो किस चीज की है भाई, यूलिसिस इज अ पोएम ऑफ एक्शन एंड लोटस ईटर्स इज अ पोएम ऑफ इनएक्शन। तो ये है वियरीनेस ऑफ लाइफ एंड एस्केप इनटू इंडोलेंस। टिथोनस पोर्ट्रेज, टिथोनस क्या बताता है, द एगनी ऑफ इमोर्टेलिटी विदाउट इटर्नल यूथ, द जॉय ऑफ परपीचुअल एडवेंचर, अ हीरोइक डिफायंस ऑफ डेथ, फेथ इन डिवाइन प्रोविडेंस। देखो टिथोनस में क्या होता है कि टिथोनस को इमोर्टेलिटी तो मिल जाती है मगर परपीचुअल यूथ नहीं मिलता। तो वो जो है इसी चीज के लिए वो रोता है, दैट इज द एगनी ऑफ इमोर्टेलिटी विदाउट इटर्नल यूथ। किसका है ये वर्क, एंड दैट इज भैया टेनिसन का ही है। हाँ जी, और मैं फिर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए भाई इसमें एक शर्म कैसी करनी, हमें तो अपने कोर्स बेचने हैं ना भाई, बेचने तो है ही। अब आपको भला लगे तो और बुरा लगे तो हमें तो बताना ही पड़ेगा भाई, हमारे एलटी के कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, अगर नहीं कर रखा है तो कर रखा है तो स्टोर में जाइए और आपको एलटी के कोर्सेज दिखेंगे। एक 8,500 वाला है जिसमें आपके हार्ड कॉपी नोट्स आएंगे। मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लगता है, मगर क्या करें भाई, कोर्सेज बेचना है, यही तो हमारा एड का वो है यूट्यूब का, बाकी तो ठीक है जो भी है। और इसके अलावा 5500 वाला भी है जिसमें हार्ड कॉपी नोट्स नहीं है, पीडीएफ्स हैं और वो सारी पीडीएफ्स बुक फॉर्म में डल चुकी हैं। इसके अलावा अभी जो लोग जो हैं वो यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज चाहते हैं, जैसे अभी हमारी DSSB की टेस्ट सीरीज है। हाँ, मैं कितना मैं करती हूँ यार कि ना हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है लोगों को। अब हुआ है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो है वो ले सकते हैं, यूपी टीजीटी की है और यूपी पीजीटी की भी है, और एक वो पाइनियर के नाम से यूपी टीजीटी की है, स्कोपम के नाम से यूपी पीजीटी की है। तो आपको टेस्ट सीरीज से फायदा होगा, लेकिन टेस्ट सीरीज से फायदा तब होता है जब आपने चीजें पढ़ रखी हो। तो मेक श्योर कि आपने चीजों को अच्छे से पढ़ रखा हो। भाई साहब हमें सही बात है यार, बहुत मैं हो जाती है। आर्नल्ड्स पोइट्री इज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस मिस्टिसिज्म, मेलंकली डाउट एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म, कॉमिक आयरनी एंड सटायर, एस्थेटिक। लेकिन अभी अब बहुत सारी वो वाली मैं नहीं करी कि मैंने इतनी बार नेट निकाल रखा है, मैंने जो है वो पीएचडी भी कर रखी है और मैं सरकारी नौकरी में भी उसमें मैंने निकाल रखी है और ये भी कर रखा, मेरे इतने सारे स्टूडेंट, वो तो मैं बता देती हूँ, अपना तो बाद में बताती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सरकारी नौकरी में झंडे गाड़ रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा तारीफ तो वही, फिर भी उसमें भी मेरा आ जाता है। आर्नल्ड्स पोइट्री इज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस मिस्टिसिज्म, melancholy, doubt and cultural criticism, कॉमिक आयरनी एंड सटायर, एस्थेटिक सिंबलिज्म। देखो भैया, देखो आर्नल्ड जो हैं वो उस समय के सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक पोएट कहलाते थे। उनका पेसिमिज्म का एक रीजन था, जब उन्होंने डबर बीच लिखी तो उनका एक मेन रीजन ये था कि पीपल हैव लॉस्ट फेथ। एक बहुत अच्छी बात ये है कि जब आप किसी पर विश्वास करते हैं ना, तो छोटे बच्चे की तरह विश्वास करते हैं, तो कम से कम बच्चे को जब माँ बाप उछालते हैं ना तो उसे पूरी उम्मीद होती है कि मेरे गिरने से पहले वो मुझे संभाल लेंगे। लेकिन सोचो अगर उस बच्चे के अंदर डाउट आ जाए तो वो ना डरेगा, वो उछलने से पहले डरेगा, वो शायद वो उछले ही ना। तो वही चीज है कि जब इंसान जो है ना, अब ऐसे ही उन्होंने डवर बीच में यही चीज बताई है कि जब तक लोग जो हैं उस कॉस्मिक पावर पर विश्वास करते थे तो कम से कम वो ये ना सब कुछ उस पर छोड़ के निश्चिंत तो हो जाते थे। लेकिन जहां लोगों ने रेशनलिज्म को पे ध्यान देना शुरू करा तब वो डरना शुरू हो गया।
तो ये है melancholy, doubt and cultural criticism. The phrase sea of faith is from, sea of faith अभी मैं जिसकी बात कर रही थी, that is Dover Beach. Sea of faith. The source of Arnold's The Scholar Gypsy is, स्कॉलर जिप्सी जो है वो आप सभी को पता है. स्कॉलर जिप्सी जो उन्होंने लिखा था, एक कहानी है कि एक स्कॉलर था, उसकी मृत्यु हो गई थी और वो अभी भी जो है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिखता है. तो उसने जो स्टूडेंट था उसने जिप्सीज को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद जो है ये कहानी ग्लेनविल के अकाउंट में है. ग्लेनविल स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट हु ज्वाइंड जिप्सीज. पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. मैथ्यू आर्नल्ड एक पोएट ही नहीं थे, वो एक क्रिटिक भी थे और बहुत अच्छे क्रिटिक थे. तो क्रिटिक का मतलब क्या होता है? क्रिटिक का मतलब ये होता है कि वो क्रिटिक वो होता है कि जो किसी वर्क को राइटर के वर्क को जनता को एक ब्रिज का काम करता है, समझाने का काम करता है. तो पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है. प्रीफेस टू पोएम, एसेज इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड अनार्की, या जो है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर. तो आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताना चाहूँगी, आप सुन लें क्योंकि हो सकता है किसी चीज़ से आपको हेल्प ही मिल जाए. ना भी सुनेंगे तो कोई बात नहीं. तो आर्नल्ड के क्रिटिसिज्म के बारे में बताना चाहूँगी. देखिए यहाँ है, यही चीज मैं चेक कर रही थी कि पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. ये इंग्लिश पोएट और क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड का एक फेमस जो है वो वाक्य है और उन्होंने कहा है कि पोइट्री इट इज अ पावरफुल मीडियम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ. और यहाँ पर ये बेसिकली उनका जो एसे है द स्टडी ऑफ पोइट्री से लिया गया. तो इसमें से इसका आंसर कोई भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको एकदम से जवाब भी नहीं दिया. द स्टडी ऑफ पोइट्री से लिया गया. जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं समझ गई कि ऑप्शन इसके गड़बड़ है. स्टडी ऑफ पोइट्री और ये है आपका 1888 का एसे है इनका, स्टडी ऑफ पोइट्री. ठीक है. द सिमिलीज इन सोराब एंड रुस्तम रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ Homeric epic style, Milton's blank verse, Dante's allegory, Spenserian stanza. बताइए क्या है हो सकता है इसका. एंड द आंसर इज, देखो भाई सोराब एंड रुस्तम में ये बेसिकली एक पर्शियन शाहनामा से उसमें लिया गया है. सिमिलीज जो यूज करी गई हैं, जब भी आप कोई एपिक लिखते हैं ना तो उसमें आप एपिक राइटर को फॉलो करते हैं, तो आप इसमें कह सकते हैं कि होमरिक एपिक स्टाइल को इसमें फॉलो किया गया. डवर बीच, that's an elegy on the loss of faith. Dover Beach anticipates modernist skepticism and spiritual crisis, post-colonial theory, symbolist poetics, या epic revival. भाई देखो डवर बीच में उन्होंने यही बताया कि the sea of faith that was once in full tide, आज लोगों का विश्वास खत्म हो गया है. किस पर से? विश्वास से विश्वास खत्म हो गया है. यानी कि जिस सुपरनैचुरल पावर को, जिस चीज को वो मानते थे, हर चीज में स्केप्टिसिज्म आ गया है. और जैसे वही मैंने आपको बताया था कि जब स्केप्टिसिज्म आ जाता है तो आप डरने लगते हैं. तो मॉडर्निस्ट स्केप्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस. आर्नल्ड्स लाइन्स वेंडरिंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न. ये बहुत अच्छी लाइन्स हैं कि दुनिया जो है ना वो दो चीजों के बीच में गोते खा रही है. एक पास्ट जो खत्म हो चुका है और दूसरा जो फ्यूचर जो जन्म लेने से डर रहा है. तो रोमांटिक आइडियलिज्म, विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ ट्रांजिशन, दैट इज विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ ट्रांजिशन. सो हियर आई रेस्ट और तैयारी करते रहिए. कुछ यहाँ से फायदा मिले बहुत वेल एंड गुड है, ना मिले तो कोई बात नहीं. जयराम जी की बाय बाय.